नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज से हम लोग मेंस के लिए जो आईआर का टॉपिक होता है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक एक टॉपिक मैं लाता जाऊंगा, डेली बाय डेली एक एक टॉपिक करेंगे हम लोग। और जितने मैं टॉपिक करवाऊंगा, अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी मेंस में जो 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, सेक्शन जो जीएस 1 पेपर में सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, मैं जितने टॉपिक करवाऊंगा 3 के 3 क्वेश्चन आपको उसी सेक्शन से मिलेंगे। आप ये एग्ज़ाम जब दे के आओगे तब मुझे बता सकते हो कि जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर का आया। 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको उसमें से। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो आप सभी को देखे रहा होगा, यहाँ पर रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वही है पहला टॉपिक। मैप बहुत ज़रूरी होता है आईआर में। आईआर के क्वेश्चन जब भी आप लिखेंगे, लिख के जो लोग मुझे भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, उसका लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप भी लिख के भेज सकते हैं। तो आईआर के क्वेश्चन में मैप बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ ज़रूरी होता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है इन देशों के साथ, हमारा इतिहास क्या रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है हमारी। ओके, वीडियो के अंत में मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको लिखना होगा। आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखो क्या है, ये यूक्रेन का इलाका है। अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो यूएसएसआर जो था, जो 1991 में टूटा है, 1991 ईस्वी में टूटा है यूएसएसआर। 18 के करीब 18 से ज़्यादा देश अलग हुए हैं यूएसएसआर से। तो ये क्या, सोशलिस्ट जो मानसिकता थी, सोशलिस्ट जो विचारधारा थी, उस पर आधारित बहुत सारे देशों को मिलाकर एक संघ बना था, जिसका क्या नाम दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था यूएसएसआर। ओके, यूएसएसआर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो रूस और यूक्रेन का जो संकट है वो आप ढंग से नहीं समझ सकते। बहुत सारे चैनल के लोगों ने पढ़ाए हैं, बैठ के पीडीएफ पढ़ दिए हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। ये यूक्रेन है, इसके दक्षिण में यहाँ पर ब्लैक सी आता है, ये सी ऑफ अजोब है। यहाँ पर कर्च जल संधि है। कौन सा? कर्च जल संधि है। और कर्च ब्रिज भी था जिस पर अभी यूक्रेन में बम गिराया था, जिसके बाद रूस ने फिर से बमबारी की थी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। तो यहीं पर है वो ब्रिज। ये क्रीमिया का इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। 2014 में जब रूस ने कब्जा किया तो G8 जो होता था उसमें से रूस को निकाल दिया गया। अब ये G7 के नाम से जाना जाता है। अभी अगर वर्तमान पृष्ठभूमि की बात करें तो ये यूक्रेन है। इस पर रूस ने फरवरी महीने में 2022 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। ओके, क्यों किया था आक्रमण? रूस ने जो नाम दिया, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा शब्दशः, कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल मिलिट्री सैन्य ऑपरेशन कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या था? रूस का जो कहना था कि यूक्रेन में जो विद्रोही गुट हैं, विद्रोही गुट यानी कि जो रूस समर्थित गुट हैं, पूर्वी यूक्रेन का इलाका जो है, यहाँ पर बहुत पहले से रूस के समर्थन द्वारा विद्रोह को भड़काया जाता था। क्यों? क्योंकि जो अभी वर्तमान रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो चाहते हैं कि यूएसएसआर में जितने देश थे उसके कम से कम 50% देश तो फिर से शामिल कर लिया जाए रूस में। वो रूस को फिर से विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है कि अमेरिका के गुट में पूंजीवादी देश हुआ करते थे 1991 से पहले, और रूस के गुट में समाजवादी देश हुआ करते थे। भारत जो है वो क्या फॉलो कर रहा था? नाम जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ओके, तो अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें कहा गया रूस के द्वारा कि जो इसका पूर्वी भाग है इसमें 2-3 इलाके हैं जिसको हम क्या करना चाहते हैं, हम नाजीवाद से मुक्त कराना चाहते हैं। रूस के द्वारा यही शब्द यूज किया गया था। आपको ये शब्द आंसर में लिखते समय यूज करना पड़ेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बता दिया कि यूएसएसआर का जो पूरा था उसको पुतिन चाहते हैं कि हम मिलाएं, और यूक्रेन जो है इसको नाटो में शामिल होने से रोका जाए। अगर आप नाटो के देशों को देखेंगे गौर से तो रूस के ऊपर से नीचे तक सारे जगह आपको नाटो के कंट्री मिलेंगे। यानी कि नाटो देश क्या कर रहे हैं? रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक साथ कभी आक्रमण किया जा सके। यूक्रेन देश था जो उसको नाटो में शामिल करने का विचार चल रहा था। इससे पहले रूस ने उस पर अटैक कर दिया। रूस और बेलारूस इन 2 देशों ने मिलकर इस पर एक साथ अटैक किया है। ये और यहाँ से ब्लैक सी से भी अटैक किया है, और बाकी तो ये सब यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं पीडीएफ में और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैं वह लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताऊँगा। रूस यूक्रेन के लिए विसैन्यीकरण, मतलब कि यूक्रेन की सेना ना हो। विसैन्यीकरण का मतलब यही होता है। और नाजी प्रभाव से मुक्ति के लिए आक्रमण करके
पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के डोनास्क और लुहांस विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता प्रदान कर रहा है कि ये जो हैं ये रूस के भाग होंगे। ये दो क्षेत्र, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोही गुट हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं। भारत मान लो आक्रमण करे पाकिस्तान के इलाकों पर, बोले कि बलूचिस्तान हमारा भाग है, तो इसी तरह का चीज़ हुआ है यहाँ पर। अब इसका हमें क्या करना, क्या हमें रूस और यूक्रेन के बारे में पूरा लिख के भर देना है? नहीं, हमें बस एक चीज़ देखना है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मॉस्को का यह निर्णय यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने पर वर्ष 1975 के हेलेंस्की समझौते में व्यक्त सहमति को अस्वीकार करता है। 1975 में हेलेंस्की समझौता हुआ था, उसके खिलाफ जाकर जो है रूस वो युद्ध कर रहा है यूक्रेन से। भारत के लिए एक और जहां रूस उसके सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा और समय मानकों पर खरा उतरने वाला आपूर्तिकर्ता बना रहा है। अभी भी जो हमारे सेना के लिए हम हथियार मंगाते हैं तो करीब में 65% जो हथियार हैं वो रूस से आता है। इसलिए अगर हम रूस के खिलाफ जाएंगे तो ये हथियार अगर हमें नहीं मिलेगा तो बिना हथियार के कोई लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते हैं। अगला है कि वहीं अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं यूके भारत के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। एक तरफ भारत के लिए खाई है तो दूसरे तरफ भारत के लिए कुआं है। भारत को बहुत ही बैलेंस्ड विदेश नीति की इस समय ज़रूरत है। ओके, आगे मैं बताऊंगा कि वर्तमान में और अभी क्या क्या हो रहा है। वहीं भारत के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब तक जिस संतुलित दृष्टिकोण का पालन किया है वही उपयुक्त और व्यवहारिक तरीका हो सकता है। भारत ने युद्ध के लिए हमेशा बोला है कि युद्ध हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्तालाप के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाए। आप ये कथन लिखोगे कि भारत का जो पक्ष है वो वार्तालाप के लिए है, भारत युद्ध को नकारता है। हमेशा ही हमारी ये पॉलिसी होती है कि वॉर नहीं करना है, हमें कूटनीति के माध्यम से सुलझाना है। हमने रूस के लिए भी यही चीज़ बोला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो ये उनके सामने ही बोला था जो रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। तो इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। शीत युद्ध के बाद के युग में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, मध्य यूरोपीय क्षेत्रीयता को लेकर संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा यूक्रेन संकट के मूल में है। जब भी कोई देश में इकोनॉमिक संकट खड़ा हो जाता है, वहाँ की इकोनॉमी खराब होने लग जाती है, वहाँ पर कोई मुद्दा जो ऐसा होता है ना, जो पब्लिक का मुद्दा, उसको दबाना होता है। तो पता है लोग किस चीज़ की बात करते हैं? लोग बात करते हैं कि हमारा इतिहास देखो कितना स्वर्णिम था। तो जैसे ही इतिहास की बात आती है बोलते हैं राष्ट्रवाद देखो, हमें पाकिस्तान पर कब्जा करना है तो हमें यूक्रेन पर कब्जा करना है, बाकी आप अपनी सारे मुद्दे को भूल जाएंगे। तो यही है, रूसी अतीत गौरव को हमें प्राप्त करना है, यही है पुतिन जी का प्लान। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंधों की साझेदारी करते हैं। दोनों की भाषा में बहुत ज़्यादा समानता है, दोनों की संस्कृति में भी समानता है। रूस और यूक्रेन में जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिए दोनों देश की साझा विरासत एवं भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहन होता रहा है। सोवियत संघ के एक भाग के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था, जो यूएसएसआर था। इसमें एक था देश रूस जो मुख्य था और दूसरा था यूक्रेन। यही दो मुख्य देश थे जो सबसे शक्तिशाली थे यूएसएसआर जब पूरा था उस समय। ओके, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, यूक्रेन का रूस और पश्चिमी के बीच एक महत्वपूर्ण बफर क्षेत्र होना। यूक्रेन क्या करता है? बफर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ये है यूरोप, ये है यूक्रेन, और ये क्या है? ये है रूस। यानी कि पश्चिमी देशों का हमेशा रूस से संघर्ष रहा है और रूस के वर्चस्व को हमेशा चैलेंज करते रहे हैं वो। बीच में जो यूक्रेन है ये है बफर क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी देश भी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और रूस भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। जो आप समझेंगे ना किसी टॉपिक को तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं उसके आंसर को। ओके, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। वर्तमान परिदृश्य क्या है? यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में एक राज्य दूसरे राज्य पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कोई बड़ी लड़ाई आज तक नहीं हुई थी। इसके साथ ही 1990 के दशक में चले बाल्कन संघर्ष के बाद पहला बड़ा संघर्ष है।
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ 2014 के मिन्स्क प्रोटोकॉल और वर्ष 1997 के रूस नाटो एक्ट समझौते लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं। आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें इन सब कीवर्ड को आपको लिखना है, मिन्स्क प्रोटोकॉल को लिखना है, रूस और नाटो एक्ट को लिखना है। इन सब को निष्प्रभावी बना दिया है रूस और यूक्रेन के विवाद ने। G7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की। क्या भारत ने कभी निंदा की? भारत ने निंदा नहीं की। भारत ने बस ये चीज़ बोला कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वार्तालाप के माध्यम से हमें काम करना है। विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ कूटनीति ही होती है, जिसमें बहुत ही संतुलित ढंग से चलना होता है। किसी को भी नाराज़ किए बिना अपना काम निकालना होता है और ये आसान नहीं होता है। प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये सभी देश जो हैं ये अमेरिकी गुट के देश हैं। अगर आप नाटो को ढंग से देखेंगे तो ये सारे देश लगभग आपको उसमें मिलेंगे, या तो अमेरिका के पीछे हमेशा खड़े दिखेंगे। लेकिन हमारा क्या पक्ष है? भारत का पक्ष है कि ना तो हम ईस्ट में जाएंगे ना तो हम वेस्ट में जाएंगे, हम अपनी राह पर चलेंगे। यानी कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं रहेंगे और सबके पक्ष में रहेंगे। यही है हमारी विदेश नीति। यानी कि हम यूरोप से भी बात करेंगे, हम रूस से भी हथियार लेंगे, हम यूरोप से भी तेल लेंगे, हम यूरोप से भी व्यापार करेंगे, हम अमेरिका से भी व्यापार करेंगे। हमें आपके झगड़े में नहीं पड़ना, बस बात खत्म। यही है हमारी नीति। अगला है कि चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को आक्रमण कहना स्वीकार नहीं किया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ है यूएसए, पहले उसके सामने हुआ करता था रूस, लेकिन रूस की इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, उसका टेक्नोलॉजी कमज़ोर हो गया, चीन की वैश्विक जो शक्ति है वो बढ़ गई। तो ये दो गुट एक ऐसा गुट बन रहे हैं जो अमेरिका को चैलेंज करते हैं। इसलिए ना तो चीन के किसी भी आक्रमण का रूस कभी खंडन करता है, ना तो रूस के किसी आक्रमण का चीन कभी खंडन करता है। ये दोनों देश सीमा भी साझा करते हैं बहुत बड़ी, इसलिए ये दो देश एक दूसरे का साथ देते हैं हमेशा यूएसए के खिलाफ में। ओके, इसलिए चीन ने इसे आक्रमण नहीं माना है, उसने सभी पक्षों से बस संयम बरतने को कहा है, यानी कि मौन धारण कर लिए एक तरफ से। आपको ये शब्द और ये लाइन लिखना पड़ेगा आंसर में। भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को निंदा करने में शामिल नहीं हुआ था और इस मुद्दे पर किसी सार्वजनिक बयान से परहेज भी किया था। जो क्रीमिया में भी हुआ था उस समय भी भारत चुप ही रहा था। उस समय भी भारत ने एक शब्द नहीं बोला था रूस के खिलाफ। वर्तमान मामले में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, जहां यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता की कठोरतम शब्दों में निंदा की गई, पर मतदान से अनुपस्थित रहने का रास्ता चुना। जब संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन का, वहाँ पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने वहाँ पर मतदान करने से मना कर दिया, अनुपस्थित रहा वहाँ से। उस जो वोटिंग था उसमें शामिल ही नहीं हुआ सुरक्षा परिषद की वोटिंग में। ये हमारा मत था इस पर कि हम शामिल नहीं होंगे, यानी कि हम अमेरिकी गुट का साथ नहीं देंगे। इसका कुछ परिणाम भी निकला है। अभी आप कुछ देर पहले सुना होगा कि F-16 जो पाकिस्तान के पास है, इसके लिए 3,000 करोड़ के करीब में पाकिस्तान को अमेरिका ने ग्रांट दिया है। अमेरिका के जो पाकिस्तान में राजदूत हैं वो गए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उन्होंने उस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर की संज्ञा दी थी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आ जाए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कुछ समय पहले बोला है कि कश्मीर पर हम यूनाइटेड नेशन में जो रिजोल्यूशन है उसका समर्थन करते हैं। ये सब क्या है? ये सब भारत पर दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ओके, भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने भी इस मतदान में भाग नहीं लिया। तो संयुक्त अरब अमीरात को कुछ दिन पहले जो FATF है इसके ग्रे लिस्ट में शामिल करने की धमकी दी थी अमेरिका ने। तो ये सब क्या था? ये सब इसी चीज़ का परिणाम होता है कि आप हमारे साथ नहीं आओगे तो हम आप पर दबाव बनाएंगे। ओके, रूस का पक्ष और दृष्टिकोण भी समझ लेते हैं। रूस का दृष्टिकोण यह है कि नाटो के विस्तार ने सोवियत संघ के विखंडन से पूर्व किए गए वायदों का उल्लंघन किया है। नाटो में यूक्रेन का प्रवेश रूस के लिए खतरे की स्थिति को पार कर जाएगा और नाटो की रणनीतिक मुद्रा रूस के लिए एक सतत सुरक्षा उत्पन्न करेगी, सुरक्षा खतरा उत्पन्न करेगी। रूस एक ही चीज़ बोल रहा था कि आप बार बार हमारे पड़ोसी देशों को नाटो में शामिल मत कीजिए, मेरा घेराबंदी मत कीजिए। रूस का यही पक्ष था। आप जो छोटे छोटे नॉर्डिक कंट्री हैं उनको भी आप नाटो में शामिल कर रहे हैं, यूक्रेन को भी इस नाटो में शामिल कर रहे हैं। तो ये वो बार बार मना कर रहा था। पश्चिमी देश और अमेरिका क्या कर रहे थे? यूक्रेन को बोल रहे थे बार बार कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम नाटो में शामिल हो जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम नाटो में शामिल हो जाओ। जैसे ही यूक्रेन ने रिजोल्यूशन पास किया कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ, रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया। सारे पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध की बात करते रह गए, हथियार केवल देते रह गए यूक्रेन को, कोई उनकी तरफ से लड़ने के लिए नहीं आया। यही खेल होता है। ओके,
सोवियत संघ और वार्सा संधि के विघटन के बाद भी एक राजनीतिक सैन्य संगठन गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार एक अमेरिकी पहल थी। वार्सा पैक्ट क्या था? जो नाटो बनाया गया था पश्चिमी देशों के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अमेरिका के गुट में एक बहुत बड़ा सैन्य गठबंधन बनाया जाता है, इसको नाटो नाम दिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। ओके, और ये सैन्य संगठन है बहुत सारे यूरोपीय देश और अमेरिकी देशों का, जिसमें तुर्की वगैरह भी शामिल हैं। किसी एक देश पर आक्रमण पूरे नाटो पर आक्रमण माना जाता है। इसी के विरोध में वार्सा संधि बनाया गया था, समाजवादी देशों का सैन्य संगठन था। ओके, रूस के जो गुट में थे उनके संगठन में, लेकिन वार्सा को ख़त्म कर दिया गया। नाटो अभी तक जीवित है। सुरक्षा हेतु और पूर्व सोवियत गणराज्यों में रूसियों का अधिकार की रक्षा करने के आधार पर रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन संकट को उचित ठहराया गया। उन्होंने बोला कि रूसी जो लोग हैं यूक्रेन में रह रहे हैं उन पर यूक्रेन के जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, नाजीवाद यानी कि हिटलर के जैसे अत्याचार करती है रूसी लोगों पर। तो इसी से हम मुक्त कराना चाहते थे, इसीलिए हमने आक्रमण किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। रूस पश्चिम से आश्वासन चाहता था कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। वर्तमान में उसे भागीदार देश का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि उसे भविष्य में इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि यूक्रेन को नाटो का भागीदार देश बना दिया गया था और बोला गया था भविष्य में हम आपको पूर्ण रूप से सदस्य बना देंगे। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से प्रतिबंधित करने से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है, अपने स्वयं की सुरक्षा गठबंधन को चुनने के लिए स्वतंत्र है। बोल रहा है कि संप्रभु है और ये चुन सकता है कि उसको किस गठबंधन में शामिल होना है और किस गठबंधन में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए अब आया है, भारत पर इस संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर वैश्विक प्रभाव की बात करें हम, तो खाद्य संकट बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो बहुत बड़ा गेहूं का और सूरजमुखी के तेल का निर्यातक है। ओके, रूस जो है वो बहुत बड़ा उर्वरक का, और उर्वरक के अलावा जो गेहूं होता है, बाकी जो खाद्य फसलें होते हैं, जो गैस होता है नेचुरल गैस, इसका निर्यातक देश है। और यूक्रेन भी निर्यातक देश है गेहूं वगैरह का, सूरजमुखी तेल का। इसलिए पूरे दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो रहा है। ओके, अगला है कि रूस यूक्रेन संकट भारतीय घरों और व्यवसायों के लिए रसोई गैस, पेट्रोल एवं अन्य ईंधन खर्चों को बढ़ा देगा। तेल की ऊंची कीमतों से माल ढुलाई, परिवहन लागत में भी वृद्धि हो गया। परिवहन लागत में जब वृद्धि होती थी क्या होता है, समग्र रूप से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इन्फ्लेशन जो होता है वो बढ़ जाता है पूरे देश में। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत को अधिक समय तक ऊंचे बने रहने की स्थिति में उत्पन्न तनाव मुद्रास्फीति अनुमानों के संबंध में आरबीआई की विश्वसनीयता को प्रश्नगत कर देगा। जो पूरे दुनिया का अनुमान लगाया गया था, आरबीआई ने अपने देश का अनुमान लगाया था, आईएमएफ ने पूरे दुनिया का अनुमान लगाया था, उन सब अनुमानों में गिरावट दर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी ने सोच के ये अनुमान तो नहीं लगाया था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। जबकि इससे सरकार की बजटीय गणना, विशेष रूप से राजकोषीय घाटा प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय तेल आयात बिल में वृद्धि होगी। रुपए के दबाव में रहने से सोने का आयात पुनः बढ़ जाएगा और डॉलर मजबूत होगा। इससे क्या होगा, डॉलर मजबूत होगा और जो हमारा भारतीय रुपया है, करेंसी है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो आपको दिख रहा होगा 81 पे पहुँच गया है हमारा करेंसी। रूस से भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात उसके कुल तेल आयात बिल का केवल एक अंश ही है। इस प्रकार इसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन उर्वरक और सूरजमुखी के तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। उर्वरक और सूरजमुखी का तेल जो होता है ये आसानी से सारे देशों में नहीं मिलता है। रूस को निर्यात भारत के कुल निर्यात के 1% से भी कम है, लेकिन फार्मास्यूटिकल, चाय के निर्यात को कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जबकि CIS देशों के शिपमेंट में भी कुछ कठिनाई आएगी। CIS यानी कि ऊपर के जो नॉर्डिक देश हैं उनको भी हम शिपमेंट करेंगे ना, यहाँ से सामान भेजेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। माल ढुलाई दरों में बढ़ोतरी से कुल निर्यात में कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है। माल ढुलाई दर बढ़ गया है, यानी कि माल कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना खतरे का सामान हो गया, खतरे का वो हो गया है। तो इसलिए जो कंपनियां माल ढुलाई का काम करती हैं वो भी अपना हाथ पीछे खींच सकती हैं। आगे की राह क्या सब हो सकता है? तात्कालिक युद्ध विराम की जरूरत है। शीत युद्ध काल के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था गहनता से एकीकृत, लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत गंभीर हो सकती है। अभी ही यूक्रेन में जीवन की हानि और पीड़ा के रूप में प्रकट होने लग गई है। बाकी ये सब है, इसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। यूरोप के लिए सुरक्षा नीति बनाना चाहिए। मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। भारत विशिष्ट आगे की राह क्या सब हो सकता है, यहाँ पर आते हैं। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको मैं ये PDF दूंगा?
बिल्कुल दूंगा, फ्री में मैं सारे PDF देता हूँ। आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर कर देना है, कल तक आपको ये PDF मिल जाएगा। आज नहीं दूंगा मैं, कल दे दूंगा। और 68वीं BPSC के लिए आज से हम लोग लूसेंट साइंस भी शुरू करेंगे। भू राजनीतिक पहलू। भारत को रूसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुछ तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिखना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार की ओर से दबाव और दूसरे साझेदार को वैध चिंताओं को समझने के बीच संतुलन साधना होगा। यानी कि हमें यूक्रेन और अमेरिकी जो गुट है उनसे भी रिश्ता खराब नहीं करना है और रूस से भी रिश्ता खराब नहीं करना है। दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना है। विदेश नीति संतुलन का ही दूसरा नाम होता है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से उत्पन्न संकट के दौरान भारत ने इन दबावों को कुशलता से प्रबंधित कर लिया था और अपेक्षित है कि वह एक बार फिर से ऐसा ही दबाव जो अभी चल रहा है अमेरिकी गुट के द्वारा भारत पर, उसको भी अपना ढोले जाएगा। आर्थिक पहलू। राजकोषीय दृष्टिकोण से सरकार जो बजट में अपने राजस्व अनुमानों को लेकर रूढ़िवादी रही है के पास इस वैश्विक मंथन के बीच मुद्रास्फीति अनुमान को कम करने के लिए घरेलू ईंधन कर में पूर्व कर कटौती करने, खपत स्तर को कम करने, भारत के नाजुक पोस्ट कोविड रिकवरी को जारी रखने का अवसर मौजूद हैं। जो आपके सामने आर्थिक पहलू है, कोरोना के बाद उभर ही रहे थे तो युद्ध शुरू हो गया, इसलिए आपको ढंग से इसको मैनेज करना पड़ेगा आर्थिक पहलू को, जिससे ऐसा ना हो कि हमारा जो मुद्रास्फीति है वो इतना बढ़ जाए और हमारा व्यापार घाटा इतना बढ़ जाए कि हमारी इकोनॉमी डूबने लग जाए। समझ रहे हो? एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। भारत रूस संबंधों में ऐसे ही सब हेडिंग बनानी है आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो। भारत रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली को अफगानिस्तान पर वार्ता और मध्य एशिया से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता। आप आंख बंद करके शुतुरमुर्ग जैसे मिट्टी में मुंह घुसा के बैठे नहीं रह सकते। रूस और यूक्रेन छोड़ो, पूरे दुनिया में कहीं पर कोई युद्ध होता है तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया एक तरह से। ओके, तो कहीं भी कोई युद्ध होगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, आप पर भी असर पड़ेगा। सामरिक रूप से भी असर पड़ेगा आप पर, राजनीतिक रूप से भी पड़ेगा और इकोनॉमिक रूप से भी आपके ऊपर असर पड़ेगा। आपको असर जब होगा तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, सामरिक रूप से क्या असर पड़ रहा है, राजनीतिक रूप से क्या असर पड़ेगा और इकोनॉमिक रूप से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसके साथ ही क्या रखा गया है कि भारत रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली को अफगानिस्तान और वार्ता मध्य से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि अमेरिका के साथ भी कुछ लाभ की स्थिति प्राप्त हुई है। इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके के सभी महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उसमें से प्रत्येक के साथ सामान्य रूप से पश्चिमी विश्व के साथ भारत के संबंध किसी एक घटना या विषय तक सीमित नहीं हो सकता। हमारे विदेश मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया था कि यूरोप का जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा उनको, ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लाइन है ये। यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप का समस्या है, पूरी दुनिया का समस्या नहीं है। दिल्ली को यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी देश की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन का कोई औचित्य नहीं है, सभी पक्षों से बातचीत जारी रखनी चाहिए, अपने सभी भागीदारों के साथ संलग्न बने रहना चाहिए। भारत को दबाव बनाने वाले देशों के समक्ष भी यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका हमारे साथ या हमारे विरुद्ध, विथ अस और अगेंस्ट अस का फॉर्मूला रचनात्मक या संवाद परक नहीं माना जा सकता। आप जो ये दो ऑप्शन पूरे दुनिया के सामने रख देते हो कि या तो हमारे साथ रहो या हमारे विरोध में रहो, बीच में मत रहो, इस चीज़ को आपको नकारना पड़ेगा। बोलेगा ना तो हम तुम्हारे साथ हैं, ना हम तुम्हारे विरोध में हैं, हमें बस मतलब नहीं है तुम्हारे इस इशू से। ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे हैं ये लाइंस, आपको समझना चाहिए को। ओके, अब वीडियो को थोड़ा शेयर करना। पहली बार आपको फील हो रहा हो कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा आखिरकार है क्या, तो हमें क्या बताना है कि ये जो पूरी दुनिया की सोच है, अमेरिका की सोच है, यूरोप की सोच है कि या तो हमारे साथ रहो या हमारे अगेंस्ट खड़े हो, हम बीच में मत रहो, इस चीज़ को आपको नकारना पड़ेगा। भारत हमेशा से ही क्या करता आया है, भारत ने हमेशा से ही बोला है कि हम ना तो तुम्हारे गुट में ना तुम्हारे गुट में, हम अपने गुट में हैं। ओके, अगले पर चलते हैं। लाइन पर क्या है कि सभी पक्षों के लिए सर्वोत्कृष्ट राह यह है कि वे एक कदम पीछे हटें और समग्र युद्ध की संभावना को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि विश्व में विभाजन उत्पन्न हो, एक बार फिर से शीत युद्ध की स्थिति बने। फिर से जो आप गुट बना रहे हो, अमेरिकी गुट बन जाओ, रूसी गुट बन जाओ, इसको ख़त्म करो, वार्तालाप करो एक दूसरे से, मुद्दा को समझाने पर फोकस होना चाहिए, ना कि इस वॉर को और लंबा खींचने पर। आज का अभ्यास प्रश्न है, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड में इसके कारण फूड क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, वर्ल्ड में इसके कारण जो ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है, इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ओके, अभ्यास प्रश्न आज का क्या है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के
भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और इस संबंध में भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाले उपयुक्त दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा कीजिए। आपको इस प्रश्न को लिखना है और लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया होता है। लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताना। ये PDF आपको कल परसों में उपलब्ध करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम मेंस ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। मेंस का भी आंसर राइटिंग का ग्रुप है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, बाकी और भी टॉपिक आएंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे पॉइंट्स मिले हैं आपको इसमें लिखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।